नमस्कार, स्वागत है आपका अखबार आजकल में। मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। आइए डालते हैं एक नजर आज के अखबारों में और देखते हैं कि कौन सी खास खबरें हैं आज के अखबारों की। आज के अखबारों की जो सबसे पहली हेडलाइन है वो है आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। कई आईआईटी संस्थान सिंगल एंट्रेंस टेस्ट कराने को राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन अब स्थिति इसके विपरीत जा चुकी है और इसी खबर को लेकर अमर उजाला ने अपनी हेडलाइन लिखी है, सिंगल एंट्रेंस टेस्ट के लिए राजी आईआईटी। वहीं राष्ट्रीय सहारा कहता है, आईआईटी विवाद सुलझा, राह उलझी, 2013 से साझा इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पर बनी सहमति। और दैनिक भास्कर ने इसी हेडलाइन को लेकर लिखा है, आईआईटी और केंद्र सरकार के बीच एकल परीक्षा विवाद सुलझा, अब सिंगल एंट्रेंस एग्जाम। विभिन्न बोर्डों के टॉप 20% छात्रों को ही मिलेगा आईआईटी में दाखिला। तो इंजीनियरिंग के लिए 2013 से ये नया फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा। इसके मुताबिक ज्वाइंट इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 2 हिस्सों में होगी, पहला मेन और फिर एडवांस टेस्ट। और साथ ही चयनित छात्रों को 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 20% छात्रों की सूची में आना अनिवार्य है। तो अक्षय, जो विवाद चल रहा था आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर, अब शायद सुलझता नजर आ रहा है। Yeah, Anjali, even English newspapers have picked up on this news. The Hindu writes, new formula ends IIT discord. Ending weeks of disagreement over a common entrance test for admission to undergraduate engineering courses in the Indian Institutes of Technology, the IIT Council on Wednesday approved a fresh formula for admission based on the rank achieved in the advanced test, subject to the condition that students are in the top 20 percentile of successful candidates of their boards. Let me pick up on what Indian Express has written. It is written, board top 20 percentile eligible IITs to conduct JEE Advanced. Faced with stiff opposition from IITs, the IIT Council on Wednesday withdrew its controversial May 28 decision to hold a common entrance exam for all centrally funded technical institutes. The Council instead approved a new compromise formula for admission that will come into effect in 2013 and use board exams strictly as cut-off as demanded by IIT faculties. तो विवाद जो है वो जरूर सुलझ गया, लेकिन छात्रों के लिए शायद मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2 एग्जाम्स क्लियर करने हैं, एक मेन और फिर एडवांस। लेकिन आप मेन अगर क्लियर भी कर लेते हैं और आप 20% के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आप एडवांस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बेसिकली अभी तक क्या होता था कि आप अगर बोर्ड्स में जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहा हो उस पे ज्यादा वेटेज नहीं होती थी। आपकी टोटली आप एंट्रेंस में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे आपका आईआईटी में चयन होता था। अब यहाँ पे इसीलिए इसको कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला कहा गया है, जिसमें ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है बोर्ड्स के मार्क्स पे। एक कट ऑफ टाइप की लिमिट बना दी है, जिसमें आपका जो कट ऑफ पहले 60% का था वो अब 20% के अंतर्गत आना चाहिए, जो इट हैज बीन सेड अराउंड 75-78% फॉर द सीबीएसई बोर्ड। तो इसी पे एक विवाद था कि जो कपिल सिब्बल जी चाहते थे पहले कि बोर्ड्स की एक अलग से वेटेज हो, वो खारिज हो गई है। अब बोर्ड की वेटेज नहीं होगी, बट एक कट ऑफ टाइप का बन जाएगा, जिसके बाद आपका टेस्ट के बेसिस पे ही आईआईटी में एंट्रेंस हो पाएगा। तो ये जो नया फॉर्मूला है ये लागू होगा 2013 के एंट्रेंस एग्जाम से। Meanwhile, Anjali, the second news that's made headlines in all the English newspapers is about the Surjit goof up. Different opinions have come up in the newspapers. The Hindu says India renews appeal for Sarabjit's release. The Pioneer writes, Sarabjit mere goof up. So different angles have been put into this entire controversy. While the Hindu has focused on renewing the appeal for even the release of Sarabjit, what the Pioneer has done, it has tried to reveal that what went behind the scenes, behind the entire goof up. If I was to pick what the Hindu has written, it has written, India on Wednesday urged Pakistan to take a lenient view and release death row convict Sarabjit, whose release was mistakenly announced on Tuesday and corrected later by Islamabad. The Pioneer writes, did Indian TV go hyper or was it Pak duplicity? A day after widespread confusion over reported pardon to the Indian prisoner Sarabjit Singh lodged in Pakistan jail Islamabad, insisted there was no such move on the table and reconfirmed that the man being released was Surjit Singh. Much of the confusion arose from exchanges between the anchor of an Indian TV channel and Pakistan presidential spokesman Farhatullah Babar at 7:30 p.m. on Tuesday, soon after the news first broken by Pakistan media made headlines on the Indian channels. So basically two front view, while one is saying
try to reveal what is behind the scene goof up, and secondly saying forget about that, what we want to do is renew our appeal for even release of Sarabjit. Meanwhile, Anjali, a good news for Surjit's family is that he is going to be released today, and this is where the Hindu has also picked upon this news. He said Surjit to be released today. Surjit Singh, who has been languishing in a Pakistani prison after completing life sentence, will be released on Thursday. He is expected to cross over from the Wagah border the same day. Surjit's lawyer Avyas Sheikh said the elderly prisoner would in all likelihood be brought to Wagah in the morning by the jail authorities and handed over to Indian High Commission officials for necessary paperwork. तो सुरजीत सिंह की रिहाई होगी, इसी खबर को अक्षर दैनिक जागरण ने भी अपने फ्रंट पेज पर छापा है। उन्होंने लिखा है 8 घंटे में ही पलटा पाकिस्तान। सरबजीत की रिहाई के नाम पर पाकिस्तान की पलटी ने फिर सवालों का नया भंवर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान सरकार 8 घंटे के बाद सरबजीत को सुरजीत कहते हुए सफाई देकर अपना चेहरा छुपा रही है। तो दैनिक जागरण ने बेसिकली जिस तरह से सरबजीत का नाम सामने आया, मीडिया में ये बोला गया कि सरबजीत जो है वो रिहा हो रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने पलटी मारी है, उन्होंने कहा है कि नहीं ये कंफ्यूजन था, सुरजीत सिंह रिहा हो रहे हैं, उस एंगल से दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। और वहीं अगर हम राष्ट्रीय सहारा की हेडलाइन देखें इस खबर को लेकर, तो राष्ट्रीय सहारा ने पाक मीडिया क्या कहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये खबर जो रिलीज हुई थी वो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ही रिलीज हुई थी। उन्होंने लिखा है पाक मीडिया का क्या व्यू है। पाक मीडिया की तरफ से कहा गया है कि सरबजीत पर पलटी मारना अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय है। पाक मीडिया का कहना है कि सरकार के यू टर्न और कथित गड़बड़ी पर उन्होंने हैरानी जताई है। उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि सरकार ने ये यू टर्न कैसे मार लिया है। तो अंजलि, कहा जा सकता है कि पाक मीडिया स्वयं अपनी ही सरकार को घेरे में ला रही है। जी। और आज की अगली खबर अक्षय जो है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर है, जिन्होंने अभी अभी वित्त मंत्रालय का भार संभाला है प्रणब मुखर्जी की विदाई के बाद। दैनिक जागरण ने लिखा है आर्थिक मोर्चे पर मनमोहन ने संभाली कमान। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय के अफसरों के साथ बैठक की, देश में विदेशी निवेश के अनुकूल माहौल पैदा करने का निर्देश दिया और आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के उपायों का जल्द ऐलान करने की घोषणा की है। दैनिक भास्कर ने भी इस न्यूज को अपने फ्रंट पेज पर रिपोर्ट किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है प्रधानमंत्री ने कहा बनाओ निवेश का माहौल, नए सिरे से लिया आर्थिक स्थिति का जायजा। वित्त मंत्रालय संभालते ही 3 अहम बैठकें करी हैं मनमोहन सिंह ने। Now let's see, Mr. Manmohan Singh has himself taken the charge of Ministry of Finance. Let's see if this will have any good impact on the economy, or will the economy slide even further. Meanwhile, the English newspapers have also reported this news. The Hindu has written, PM seeks to revive up economy to a higher gear. The Pioneer has written, PM takes stock. And the Indian Express has written, PM's first call must fix tax problems, revive animal spirit in economy. The Indian Express writes, Prime Minister Manmohan Singh candidly acknowledged on Wednesday that the government has mishandled tax issues like those concerning Vodafone and foreign institutional investors. There are problems on the tax front which we need to be addressed to remove the general negative mood in the economy, Singh said in his first briefing to Finance Ministry officials today. तो वित्त मंत्रालय का बाहर आ गया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास। कुछ चुनौतियां जो उनके पास हैं वो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट करी हुई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। दूसरी बात महंगाई पर नियंत्रण पाना, तीसरा यूरो जोन के संकट से निपटना, फिर रुपए में गिरावट को थामना और अंततः निवेशकों का विश्वास जीतना। तो ये जो 5 समस्याएं, 5 चुनौतियां गिनाई गई हैं, ये सच में भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सबसे अहम मुद्दे हैं इस समय। Actually, Mr. Manmohan Singh has a huge hurdle in front of him. GDP growth has come below 7%. Industrial growth is at 0.1%. You see the credit outlook that a country possesses. India is reduced from stable to negative now. Apart from that, the employment is going down. Air India is in a mess. So a huge hurdle is in front of Mr. Manmohan Singh. But let's see what goes on from now on. Let's hope that the Indian economy would be in a revival mode again. और आज की जो दूसरी बड़ी खबर है, हर अखबार में है ये खबर, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम को लेकर। विलासराव देशमुख ने अब अशोक चव्हाण और जयंत पाटिल को भी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में घसीट लिया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को अपने पेज नंबर 10 पर रिपोर्ट करा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है आदर्श आवास घोटाले की सुनवाई में फिर आया नया मोड़, देशमुख ने चव्हाण व पाटिल को घसीटा। वहीं दैनिक जागरण ने इस खबर को अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है सेना की सोसाइटी जानकर ही
किया था जमीन देने का फैसला, ऐसा कहना है विलासराव देशमुख का। लगातार दूसरे दिन जांच आयोग के सामने पेश हुए विलासराव देशमुख। असैन्य कर्मियों को सोसाइटी में शामिल करने का जिम्मा भी चव्हाण पर था, ये कहना है विलासराव देशमुख का। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, देशमुख ने भी चव्हाण के सिर मढ़ा आरोप। देशमुख ने आयोग के समक्ष कहा, पूरा आदर्श मामला भूमि आवंटन से संबंधित था, अतएव उसे राजस्व विभाग को भेजा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण थे उस समय राजस्व मंत्री। तो इस पूरे मामले में एक तरह से ब्लेम गेम खेला जा रहा है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेपी नड्डा ने कहा है कि आदर्श मामले की जांच कराने में ईमानदार नजर नहीं आ रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा है कि आदर्श घोटाले को लेकर दो केंद्रीय मंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि विलासराव देशमुख ने ये सब किया है, जबकि देशमुख अधिकारियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा है नड्डा जी ने कि ब्लेम गेम, आरोप प्रत्यारोप का गेम खेला जा रहा है पूरे स्कैम में। Anjali, a suicidal blame game has started within the Congress. जी. You see, one minister is telling the other minister has done it, the other minister is saying the second minister has done it. This interesting turn that has come to Adarsh scandal has been reported by all English newspapers also. Let me start from the Hindu. The Hindu has written, Vilasrao blames Ashok Chauhan for Adarsh affairs. Pioneer has written, Vilasrao passes blame baton. And the Express has written, Deshmukh blames Chauhan. Let me just pick up from what the Express has written. The Express writes, former Maharashtra Chief Minister and Union Minister Vilasrao Deshmukh on Wednesday put the blame for Adarsh Housing Society irregularities at the door of State Revenue Department, then headed by Ashok Chauhan. His deposition lends weight to the charge of CBI in its first information report that Chauhan had first proposed to include civilians in the society, which was initially meant to be a society for retired defence personnel. Chauhan had resigned as Chief Minister in November 2010 after the scam came to light. तो अक्षर देखना होगा कि एक के बाद एक जो नया मोड़ आ रहा है, अब कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचती है और आखिरकार दोषी कौन साबित होता है। Anjali, meanwhile, an event organized for General Secretary of Congress, Rahul Gandhi, has come into question for being immersed in corruption, where the Indian Express's web portal has written, Chhattisgarh NSUI leader caught in sting operation demanding funds for Rahul's event. The Chhattisgarh unit president of the National Students Union of India, Devendra Yadav, has allegedly been caught on tape in a sting operation demanding money from a businessman to organize an event for Congress General Secretary Rahul Gandhi. In return, the man identified as Yadav promises to get the work of the businessman identified as Nirula done. The sting operation was conducted by the portal Blast News. The video CD, a copy of which is with Indian Express, also shows Yadav and an aide beating up the portal's reporter Naeem Siddiqui and collecting money from his home. तो अक्षय, एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ा खुलासा है। इंडियन एक्सप्रेस के वेब पोर्टल पे ये न्यूज आई हुई है। जैसे कांग्रेस की सरकार जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती जा रही है, एक के बाद एक बड़े मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, वीरभद्र सिंह हो या जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे विलासराव देशमुख हो, सुशील कुमार शिंदे हो, सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी आरोप में संलिप्त नजर आ रहे हैं। और अब एक इवेंट की बात है जो राहुल गांधी के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। एनएसयूआई के लीडर ने एक बिजनेसमैन से पैसे की मांग करी। Anjali, basically this kind of a news is an indication to what kind of system has started to be emerging in the Congress party. A political event is also immersed in some kind of extortion money, you see. And then you have, from here, you move on to the ministerial berths. There, the huge corruption scandal is already prevailing. So, this basically goes on to suggest that at even the level of NSUI, which is the student wing of Congress party, corruption has entered like hell. अंजलि, कल इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री जेपी नड्डा ने एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, पालक व पोषक है और जो ये बच्चे निकल के सामने आ रहे हैं वो भी इसी प्रक्रिया से गुजर के सामने आ रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह की जो स्थिति है वो बन रही है जिसमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको एक्सटॉर्शन मनी का यूज करना पड़ रहा है। और अक्षय, आज की हमारी जो अगली खबर है वो दिल्ली में बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर है। जिस तरह से 26% का इजाफा कर दिया गया था बिजली दरों में कल शीला सरकार की तरफ से, उसके बाद
जनता को किस तरह से गुमराह किया गया है, इस पूरे वृद्धि में किस तरह से हिडन चार्जेस लगाए हैं, इस खबर को अमर उजाला ने रिपोर्ट करा है अपने फ्रंट पेज पर। उन्होंने लिखा है, छिपा रह गया बिजली बिल का असली खेल। डी स्टैगरिंग का खेल है ये। पहली स्लैब के यूनिटों में भी दूसरी स्लैब का रेट घुसाकर जनता की किस तरह से कमर तोड़ी गई है। अमर उजाला का एनालिसिस कहता है, अभी तक व्यवस्था ये थी कि 0 से 200 यूनिट पर 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से चार्ज लगता था। उसके बाद 200 से 400 यूनिट तक की खपत पर यह दर बढ़कर 4 रुपए 80 पैसे की हो जाती थी। इस व्यवस्था में अगर किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 201 यूनिट होती थी तो उसका बिल बनता था 604 रुपए 80 पैसे। ये था पहले का सिस्टम। लेकिन अब इसी 201 यूनिट पर आपके हिसाब से जो बिल आएगा वो होगा 964 रुपए। तो इतना बड़ा फर्क है। इस बिल में सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और फिक्स चार्ज जो होगा वो भी जुड़ेगा। तो 201 यूनिट की खपत पर जिसके लिए आप 604 रुपए अदा करते थे, अब वो बिल बढ़कर हो गया है 964 रुपए। इतना बड़ा अंतर। और इसकी जस्टिफिकेशन अगर जैसे हमने कल डिस्कस की भी थी, उसकी जस्टिफिकेशन शीला दीक्षित ने ये दी है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है तो मैं लोगों की आमदनी को बढ़ने नहीं दूंगी, मैं उनकी पॉकेट से पैसा निकाल के छोड़ूंगी। ये उनकी जस्टिफिकेशन थी कल की। तो बिजली के दामों में जो बढ़ोतरी करके दिल्ली सरकार ने जनता के साथ खेल खेला है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के लोग भी अब आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो खुद इससे सहमत नहीं है। अंजलि, होना भी बिल्कुल चाहिए विरोध। हम आम जनता की जो व्यथा है उसको आगे उजागर करने के लिए विपक्षी दलों को सामने आना चाहिए और सरकार को घेर कर ये मजबूर करना चाहिए कि जो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है 26% का, जो एक अनजस्टिफाइड टैरिफ है, इंक्रीज है टैरिफ में, उसको वापस ले लिया जाए। तो इसी को लेकर अगर विरोध हो रहे हैं तो बिल्कुल जायज है। और हमारी आज की आखिरी खबर है कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीनों के लिए। दैनिक जागरण के आखिरी पृष्ठ पर यह खबर छपी है, कोका कोला पेप्सी में होता है अल्कोहल। पेरिस स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंजम्पशन द्वारा किए गए परीक्षण में आधे से ज्यादा नामी गिरामी ब्रांडों में अल्कोहल मिलने की पुष्टि की गई है। हालांकि इन सॉफ्ट ड्रिंक की नकल वाले उत्पादों में अल्कोहल नहीं पाया गया है। तो अगर आप ब्रांडेड ड्रिंक पीते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी कोई डुप्लीकेट प्रति पी रहे हैं तो आप अल्कोहल से मुक्त रह जाते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो अंजलि, अब सॉफ्ट ड्रिंक पीते पीते भी आपको ये ख्याल में रखना पड़ेगा कहीं जो आप सॉफ्ट ड्रिंक समझ रहे हैं वो हार्ड ड्रिंक ना हो, और वो भी छुपी हुई हार्ड ड्रिंक। बिल्कुल। तो इसी खबर के साथ अपने आज के अंक की हम समाप्ति यहीं पर करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अखबार आजकल के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।